नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक ऐतिहासिक फैसले पर जो भारत के प्रॉपर्टी लॉ, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स और लीज पेंडेंसी डॉक्ट्रिन को पूरी तरह स्पष्ट करता है। आज का फैसला हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो जमीन खरीदता है, घर बनाता है या प्रॉपर्टी के किसी भी लेन देन से जुड़ा हुआ है। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं 12 जनवरी 2026 के निर्णय की, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है। इससे पहले वही आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग प्रयास यही करते हैं कि रोजाना आपके सम्मुख हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण लेके आए। हालांकि बीच में 4-5 दिन हम लोग उससे ज्यादा 6-7 दिन हो गए, हम इस श्रृंखला को थोड़ा सा बीच में हम छूट गए, लेकिन अब फिर से हम लोग शुरू हो गए हैं। एक हफ्ते के मान लीजिए ब्रेक के बाद रोजाना ही आपके सम्मुख निर्णय आएंगे, निर्णय का विश्लेषण आएगा हिंदी सरल भाषा में। तो देर नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, आप ही का अपना चैनल है। चलिए आज की चर्चा की, आज के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, आपने जमीन खरीदी, सोचना तो पड़ेगा ना। अगर आपने जमीन खरीदा सोचेंगे नहीं क्या? तो सोचिए जरा, आपने जमीन खरीदी, रजिस्ट्री करवाई, घर बनाया, बिजली पानी का कनेक्शन लिया और 30 साल बाद कोर्ट कह दे आप इस जमीन से बाहर जाइए। क्या ऐसा हो सकता है? यानी कि आपने एक जमीन खरीद ली, उसमें मकान बना लिया, बिजली पानी का कनेक्शन ले लिया और आप उसमें रह रहे हैं। बाहर बहुत बड़ा सा एक बोर्ड लगा दिया कि है मेरा निवास स्थान है। पितरों की कृपा से, प्रभु की कृपा से, माता पिता का आशीर्वाद, एक बड़ा सा बोर्ड लगा के अपने नीचे अपना नाम लिख दिया और रह रहे हैं। और 30 साल बाद अचानक एक निर्णय आता है और कहते हैं कि आप इस मकान से बाहर जाइए। क्या ऐसा हो सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हां, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसी निर्णय पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह जो फैसला है, इसी निर्णय की हम आज बात करें। यह केस लगभग 1973 से लेकर 2026 तक चला और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसका अंतिम निर्णय 12 जनवरी 2026 को सुना दिया। मामले की शुरुआत होती है 26 अप्रैल 1973 से। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच एक एग्रीमेंट टू सेल होता है, लेकिन डिफेंडेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता और सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करता। कानून का सहारा लेते हुए प्लेंटिफ ने 28 अप्रैल 1986 को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट दाखिल कर दिया। यहां से प्रॉपर्टी पे कोर्ट का नियंत्रण शुरू हो जाता है और फिर 2 मई 1986 को प्लेंटिफ ने लीज पेंडेंसी का नोटिस रजिस्टर करवा दिया। याद रखिए, लीज पेंडेंसी का मतलब क्या है? लीज पेंडेंसी का मतलब है जब तक केस चलेगा प्रॉपर्टी की स्थिति नहीं बदलेगी। जब तक केस चलेगा प्रॉपर्टी की स्थिति नहीं बदलेगी। लेकिन इसके बावजूद 1987 में डिफेंडेंट ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए 8 अलग अलग सेल डीड्स कर दी। यानी कि केस चल रहा है, दौराने वाद 8 अलग अलग सेल डीड्स कर दी। यानी जिस जमीन पर कोर्ट केस चल रहा था वह जमीन दूसरों को बेच दी गई। परचेजर ने क्या किया? म्यूटेशन करवाई और कंस्ट्रक्शन किया और खुद को पूर्ण मालिक मान लिया। जो सेल डीड्स हुई, परचेजर ने अपना नाम म्यूटेट करा दिया, कि नामांकन उनका जो है दाखिल खारिज हो गया और उसके बाद उन्होंने इस पर मकान बना लिया, अपने आप को खुद का पूर्ण मालिक जमीन का, मकान का मान लिया।
लेकिन कानून इतना सीधा नहीं होता जितना लगता है। यानी कि आपने सिंपल से कहा, एक हमने रजिस्ट्री कर दी, उसको दाखिल खारिज हो गया, अब तो मालिक हो गया, मकान बन के रह रहे हैं। लेकिन क्या इतना सीधा कानून है? जी नहीं। सिविल कानून इतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है। साधारण सी भाषा में आपने कह दिया कि हमारा तो नाम दाखिल खारिज हो गया, राजस्व अभिलेखों में हमारा नाम चढ़ गया और अब हम लोग रह रहे हैं तो मालिक हो गए। लेकिन क्या 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 कानून ऐसा है? नहीं 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 नहीं, कानून ऐसा नहीं है। जितना सीधा दिखता है कानून उतना सीधा नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई जमीन खरीदे या बेचे, दोनों समय खरीदार को भी अपना एडवोकेट यानी कि अध्यक्षता करना चाहिए, क्रेता को भी विक्रेता को भी। कई लोग कहते हैं जब बेचने जाते हैं तो कहते हैं खरीदार अध्यक्षता करेगा। नहीं, थोड़ा सा लालच नहीं करना चाहिए, फीस नहीं बचानी चाहिए। अब दोनों अपना अपना अध्यक्षता करना चाहिए। अरे भाई एडवोकेट फीस ही तो होगा, कंसल्टेशन फीस, लेकिन करना चाहिए। कानून जितना सीधा दिखता है उतना क्योंकि होता नहीं। अब 30 नवंबर 1990 को जिनके हम चर्चा करें उससे वापस लौटते हैं। 30 नवंबर 1990 को ट्रायल कोर्ट ने साफ आदेश दिया, डिफेंडेंट 2 महीने में सेल डीड एग्जीक्यूट करे। अगर नहीं करेगा तो कोर्ट कमिश्नर सेल डीड एग्जीक्यूट करेगा और पोजीशन प्लेंटिफ को दी जाएगी। किस जमीन की? जिस जमीन का एग्रीमेंट था और बीच में जो और दोहराने बाद सेल डीड होती गई, उसको नहीं माना। लोअर कोर्ट ने कहा कि अगर आप सेल डीड नहीं करेंगे तो कोर्ट कमिश्नर सेल डीड करेगा और पोजीशन प्लेंटिफ को दी जाएगी। 1991 में एग्जीक्यूशन पेटिशन दाखिल होती है। 1993 में कोर्ट कमिश्नर द्वारा सेल डीड एग्जीक्यूट की जाती है। कानून के अनुसार यहीं पर प्लेंटिफ का टाइटल कंप्लीट हो जाता है। यानी कि कोर्ट कमिश्नर से ने सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी, आपका जो प्लेंटिफ का टाइटल था कंप्लीट हो गया। लेकिन यहीं से मामले में डिले टैक्टिक्स शुरू होती है। जो जेडी है, जजमेंट डेक्टर जो है, परचेजर और जो ऑब्स्ट्रक्शंस वाले हैं, सब एग्जीक्यूशन रोकने में लग जाते हैं। जजमेंट डेक्टर जो है, जो निर्णित ऋणी है वो भी, और जिन्होंने खरीदी है, जो परचेजर थे, वह सब इसको रोकने में लग जाते हैं एग्जीक्यूशन को। लगभग 30 साल तक डिक्री एग्जीक्यूट नहीं होने दी जाती। देखिए समझिए, डिग्री एग्जीक्यूट हुई पहले वाले प्लेंटिफ के अगेंस्ट जिसने फेवर में, और डिफेंडेंट कौन था? जिसने एग्रीमेंट किया था। और उस डिफेंडेंट ने जो आगे की, तो परचेजर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना, पहले प्लेंटिफ जिसने एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट करने वाले के उसमें डिग्री पाई थी कि कोर्ट कमिश्नर सेल डीड करेगा। लेकिन वो जो डिफेंडेंट था उसने जो और लोगों को सेल डीड कर दी थी, जो और लोगों को सेल डीड कर दी, उनको परचेजर कहा गया। उन परचेजर्स ने रोकने का काम किया कि जो कोर्ट कमिश्नर के द्वारा रजिस्ट्री किया हुआ परचेजर है, उसकी जो उस प्लेंटिफ की डिग्री में एग्जीक्यूट ना हो पाए, कब्जा ना मिल पाए। 30 साल लगा दिए उस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। 2019 में जब बैलिफ और पुलिस पोजीशन लेने पहुंचते हैं, पुलिस के द्वारा जब पहुंचा जाता है, पोजीशन लेने पहुंचते हैं, तो परचेजर्स रास्ता रोक लेते हैं। कहते हैं हम मालिक हैं, हमें हटाया नहीं जा सकता। आप 30 साल तक डिग्री को रोके रखा, और जब वह 2019 में लेने गए कब्जा, तो कहते हैं हम मालिक हैं, उन्हें नहीं रोका जा सकता। यहीं से लागू होता है ऑर्डर 21 रूल 97 CPC, दीवानी प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता। कानून कहता है अगर कोई डिग्री होल्डर को रोकता है तो कोर्ट पूरा एजुकेशन देखेगी। जो एजुकेशन है वह पूरा कोर्ट देखेगी अगर कोई डिग्री होल्डर को रोकता है। एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने साफ कहा आप लिस्ट पेंडेंसी परचेजर है, आपने प्रॉपर्टी केस के दौरान खरीदी है, इसलिए आप डिक्री से बंधे हुए हैं। यानी कि कोई भी डिक्री यदि केस फाइल होने के बाद कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस केस की जो डिक्री आती है तो आप उससे बंधे हुए हैं। आपने दौराने बाद संपत्ति खरीदी है, आप इसलिए अब डिक्री से बंधे हुए हैं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि डिक्री फाइनल है, एग्जीक्यूशन रोकी नहीं जा सकती, परचेजर्स को कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। परचेजर्स अब पहुंचते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा जब कोर्ट कमिश्नर ने सेल डीड की तब हम ओनर थे, जिससे आपने सेल डीड करी वो ओनर ही नहीं था, तो आपकी ये सेल डीड जो है कोर्ट कमिश्नर वाली है, वह हमें सेल डीड में शामिल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हम ही ओनर थे। जिस ऑनर के विरुद्ध आपने सेल डीड की, जो इसके आप अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रबंध का
दावा डिक्री कर रहे हैं, उस समय तो ऑनर ही नहीं था, हम थे। अब यह प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख आया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 52 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को समझाया। धारा 32 संपत्ति अंतरण अधिनियम को माननीय उच्चतम न्यायालय ने समझाया। कोर्ट ने कहा लिस्ट पेंडेंसी ट्रांसफर वॉइड नहीं है, लेकिन डिक्री के अधीन है। यानी कि आपका जो ट्रांसफर हुआ प्रॉपर्टी का वो वॉइड तो नहीं है, लेकिन डिक्री के अधीन है। यानी कि जो डिक्री आएगी आप उसके अधीन हैं, जिसने आपको बेचिएगा उसके अधीन कोई डिक्री आती है उसके अगेंस्ट, तो आप भी उससे बंधे हुए हैं। कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि बोनाफाइड परचेजर्स का डिफेंस लीज पेंडेंसी में नहीं चलेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि बोनाफाइड परचेजर है, तो बोनाफाइड परचेजर्स का जो डिफेंस है वह लीज पेंडेंसी में नहीं चलेगा। नोटिस हो या ना हो, गुड फेथ हो या ना हो, डिक्री बाइंडिंग रहेगी। कोर्ट ने सेक्शन 19 का सब क्लॉज बी जो देखा स्पेशल रिलीफ एक्ट का, उसको भी क्लियर किया। यह सेक्शन सूट से पहले लागू होता है, सूट के बाद नहीं। सेक्शन सूट के बाद जो लागू होगा वह सेक्शन 52 टीपीए एक्ट लागू होगा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट लागू होगा। यानी कि जो 19 का सब क्लॉज बी है वह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वे निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम को भी कोर्ट ने क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अपील्स डिसमिस कर दी। कहा सेल डीड वैलिड है, पोजीशन डिक्री होल्डर को मिलेगी, दिया जाएगा, पोजीशन जो है डिक्री होल्डर को दिया जाएगा और ऑब्स्ट्रक्शंस को हटाया जाएगा। अब देखिए इस फैसले से हम क्या सीखते हैं। पेंडिंग केस में भी प्रॉपर्टी खरीदना सबसे बड़ा रिस्क है। जो पेंडिंग केस है उनमें प्रॉपर्टी खरीदना सबसे बड़ा रिस्क है। रजिस्ट्री, म्यूटेशन, कंस्ट्रक्शन कुछ भी आपको नहीं बचा सकता। सेल डीड भी, म्यूटेशन भी और कंस्ट्रक्शन भी कर दे आप, तब भी लिस्ट पेंडेंसी सिद्धांत से आप बच नहीं सकते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ संदेश दिया है कि कोर्ट की डिक्री से बड़ा कोई सेल डीड नहीं होता। यानी कि आप किसी भी सेल डीड को लेके आए वह कोर्ट की डिक्री से बड़ी नहीं हो सकती। अब आज हमने इस निर्णय पर चर्चा की 12 जनवरी 2026 के निर्णय की। आपसे वही नहीं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम रोजाना ही किसी न किसी निर्णय को लेकर आपके सम्मुख आते हैं और चलते चलते लास्ट में हमारे वीडियो के अंत में कहते हैं इसका साइटेशन बता देते हैं। उससे पहले भाई आप सब्सक्राइब करें चैनल को। आप इसका साइटेशन में देखिए स्क्रीन पर आ गया है कि इस केस का साइटेशन क्या है। देखिए इस केस का जो है हिंदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो निर्णय है, ये पार्टीज नेम देख लेते हैं। हिंदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील सिविल अपील नंबर जो है अराइजिंग आउट ऑफ SLP सिविल नंबर 2766 ऑफ 2025 अलका श्रीरंग चावन एंड अदर्स, अलका श्रीरंग चावन एंड अदर्स वर्सेस हेमचंद्रा राजाराम भोंसाले एंड अदर्स वर्सेस सिविल अपील नंबर अराइजिंग आउट ऑफ SLP सिविल नंबर 27868 ऑफ 2025। और जो डेट जजमेंट की हमने बताई है 12 जनवरी 2026 की डेट है। और जस्टिस है मनोज मिश्रा और उज्जवल भुवन जी। और एक काम करते हैं, चलते चलते इसका QR कोड भी दे देते हैं। 2026 का INSC 52 नंबर है इसका। QR कोड स्क्रीन में आ गया, हम QR कोड से भी जजमेंट को देख सकते हैं। तो यह एक निर्णय था जिस पर आज हमने चर्चा की। कल फिर किसी नए निर्णय के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने इस दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना को आप आज्ञा दें। आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना कल फिर एक नए निर्णय के साथ आपका सम्मुख उपस्थित होगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।